Welcome to the Nyaya Shastra lecture series. This is Shambhavi and we are studying the contract law. This is the 13th lecture on contract law, so let's get started. Today we will study the Indian Partnership Act 1932, which is closely related to Contract Act, so we study it together. नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप जो कि सेक्शन 4 में डिफाइंड है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के में बोलता है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. अब यहाँ पे क्या बोलता है कि पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज एक फैमिली बिजनेस है जिसमें इसके पार्टनर्स हो गए, 4 बेटे हैं तो 4 पार्टनर्स हैं, ठीक. लेकिन ये फैमिली बिजनेस चलाता जो है, मेन जहाँ पे जो एक्ट करता है वो होता है बड़ा बेटा, और बाकी जितने भी रहते हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं लेकिन टाइम नहीं दे पाते हैं. तो यहाँ पे बोलता है कि पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ फॉर अ बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. तो यहाँ पे एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब है जैसे बड़ा भाई यहाँ पे सबके बदले यहाँ पे बिजनेस चला रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट सब में बटेगा. तो वही यहाँ पे बोलता है. एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप. अग्रीमेंट. पार्टनरशिप मस्ट बी बेस्ड ऑन एन अग्रीमेंट, ओरल और रिटन. पार्टनरशिप जब भी होता है तो वो एक अग्रीमेंट पे बेस्ड होना चाहिए, ओरल हो या रिटन हो. बिजनेस एक्टिविटी. देयर मस्ट बी अ लॉफुल बिजनेस. जो बिजनेस ये कर रहे हैं वो लॉफुल होना चाहिए. प्रॉफिट शेयरिंग. पार्टनर्स मस्ट शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. फोर्थ बोलता है म्यूचुअल एजेंसी. एवरी पार्टनर एक्ट्स एज एन एजेंट फॉर अदर. अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ एसेंशियल्स को क्लियर करने के लिए. सपोज एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है जिसमें 3 बंदे हैं, ठीक है. और ये तीनों ने डिसाइड किया कि हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं. अब इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट लगाया और एक कंपनी खड़ी की. ये कंपनी को मेन हैंडल ए करता है, बी का काम है ये लोगों को खोजता है, और सी का काम है मैनेजमेंट देखना. तो अब यहाँ पर जितनी भी कंपनी में जो भी प्रॉफिट होगा वो ऐसा नहीं क्योंकि ए इसे देखता है तो ए में ही फिर सिर्फ जाएगा, वो इन तीनों में बराबरी से शेयर होगा. एग्जाम्पल देखते हैं. A and B agrees to share a garment business where both invest money and share profits equally. This form this forms a valid partnership. अब यहाँ पे बोलता है A और B अग्री करता है गारमेंट का बिजनेस खोलने के लिए, और दोनों मनी इन्वेस्ट करते हैं और दोनों का शेयर प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो ये एक वैलिड पार्टनरशिप हुआ. अब यहाँ पे केस लॉ है कॉक्स वर्सेस हिकमैन. म्यूचुअल एजेंसी इज अ की एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनर्स आर लायबल फॉर ईच अदर्स एक्ट. अब फैक्ट यहाँ पे क्या है. स्मिथ एंड सन्स फेसिंग फाइनेंशियल ट्रबल handed over their business to trustees including Cox to manage and pay the debt. Hickman supplied goods to the business and then when when unpaid sued the trustee claiming they were partners and liable. अब यहाँ पे जजमेंट क्या हुआ था. The court held that trustees were not partners because there was no mutual agency. Managing the business and receiving profits to pay debt did not create a partnership. The essential test of partnership is mutual agency, not merely sharing प्रॉफिट. अब यहाँ पे क्या होता है कि स्मिथ एंड सन्स जो थे वो फाइनेंशियल ट्रबल से गुजर रहे थे और वो हैंडेड देयर बिजनेस टू द ट्रस्टी इंक्लूडिंग कॉक्स. कॉक्स नामक एक था, वो ट्रस्टी था, तो उसको हैंड ओवर कर देते हैं टू मैनेज एंड पे ऑल द डेब्ट्स. जितने भी डेब्ट्स होते हैं उसको मैनेज और पे करने के लिए. हिकमैन सप्लाइड गुड्स टू द बिजनेस एंड व्हेन अनपेड sued the trustee claiming they were partners and liable.
अब हिकमैन जो था वो गुड्स को सप्लाई करता है बिजनेस में, और जब पैसा नहीं भरता है तो वो ट्रस्टी के मतलब कॉक्स के ऊपर में क्लेम करता है कि दे वर पार्टनर्स एंड लाइबल। तो यहाँ पे जजमेंट ये था, द कोर्ट हेल्ड दैट ट्रस्टीज वर नॉट पार्टनर्स, जो ट्रस्टीज थे मतलब कॉक्स जो थे वो पार्टनर्स नहीं थे, बिकॉज देर वॉज नो म्यूचुअल एजेंसी। अब हमने यहाँ पे पहले देखा है कि एसेंशियल एलिमेंट में था म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए, तो यही यहाँ पे बोलता है कि देर वॉज नो म्यूचुअल एजेंसी मैनेजिंग द बिजनेस एंड रिसीविंग प्रॉफिट्स टू पे डेब्ट्स डिड नॉट क्रिएट अ पार्टनरशिप। The essential test of partnership is mutual agency, not merely sharing profit. मतलब प्रॉफिट तो शेयर कर रहे थे, पर वहां पे बोलता है कि जो एसेंशियल टेस्ट है पार्टनरशिप का वो होता है म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। अब यहाँ पे बोलता है रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स। ए में बोलता है राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, जो कि इंटर से सेक्शन 9 to 17 में डिफाइंड है। राइट ऑफ पार्टनर्स, right to participate in business, right to share profits equally, right to access books of accounts, right to retire from their firm। अब यहाँ पे राइट्स दिया हुआ है, क्या क्या होता है, तो राइट टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस, राइट टू शेयर इक्वल प्रॉफिट, राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट टू रिटायर फ्रॉम फर्म। और ड्यूटीज क्या क्या होता है, ड्यूटी टू एक्ट इन गुड फेथ, ड्यूटी टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स, ड्यूटी नॉट टू कंप्लीट विद द फर्म। अब यहाँ पे क्या बोलता है, ड्यूटी होता है कि गुड फेथ होना चाहिए, रेंडर ट्रू अकाउंट्स होना चाहिए, और नॉट टू compete विद द फर्म। ऐसा नहीं है कि आप एक कंपनी खोल ली और आपका पार्टनरशिप इसमें, तो आप अपना कंपनी का इससे ही कंपटीशन करने लग जाए। एग्जाम्पल, A, B and C from a partnership. If A starts a competing business without informing B and C, he violates his duty. अब यहाँ पे बोलता है कि A, B और C एक पार्टनरशिप में एक फर्म स्टार्ट करते हैं। अगर A एक कंपीटिंग बिजनेस शुरू कर देता है विदाउट इन्फॉर्मिंग बी एंड सी, तो बोला जाता है कि ही वायलेट्स हिज ड्यूटी। यहाँ पे केस लॉ है बोस वर्सेस शिवा कुमार, अ पार्टनर कैन नॉट सीक्रेटली अर्न प्रॉफिट्स बाय यूजिंग फर्म एसेट्स। बी पॉइंट बोलता है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, जो कि सेक्शन 14 में डिफाइंड है। ऑल एसेट्स कंट्रीब्यूटेड टू एक्वायर फॉर द फर्म बिकम्स पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, ए एंड बी स्टार्ट्स अ ट्रांसपोर्ट बिजनेस एंड बाइज अ ट्रक इन द फर्म्स नेम। द ट्रक बिलोंग्स टू द फर्म, नॉट टू ए और टू बी इंडिविजुअली। अब यहाँ पे बोलता है कि ए और बी एक फर्म स्टार्ट करते हैं सपोज, और उसके लिए इन्होंने एक ट्रक लिया, तो ये ट्रक ना तो ए का बिलोंग करता है ना ही बी का, ये ट्रक उस फर्म से बिलोंग करता है जिसके पार्टनर्स ये दोनों हैं। इंडिविजुअली ये किसी का बिलोंगिंग नहीं है। सी बोलता है रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टी, जो कि सेक्शन 18 to 30 में डिफाइंड है। अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स सेक्शन 19, एवरी पार्टनर कैन बाइंड द फर्म इन बिजनेस ट्रांजैक्शन। उसके बाद बोलता है लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, जो कि सेक्शन 25 में डिफाइंड है। पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी फॉर द फर्म्स डेब्ट। यहाँ पे एक एग्जांपल है, ए टेक्स अ लोन फॉर द फर्म, इफ द फर्म कैन नॉट रीपे ऑल पार्टनर्स आर लायबल। अब यहाँ पे जैसे एक बिजनेस है और इसके पार्टनर्स हैं 5, ए बी सी डी और ई। अब ए ने एक लोन उठाया 50, सॉरी, अब ए ने एक लोन उठाया 50 lakhs का, नीचे लिखती हूँ, 50 lakhs का एक लोन उठाया फर्म के लिए, ठीक। अब फर्म जो था वो उतना रीपे नहीं कर पाता है वो लोन को, तो यहाँ पे जितने पार्टनर्स थे ये सब लायबल हो जाते हैं वो लोन को रीपे करने के लिए। अब एक केस लॉ है, मॉल्वो मार्च एंड कंपनी वर्सेस द कोर्ट ऑफ वर्ड्स। अ पार्टनर्स एक्ट बाइंड्स द फर्म इफ डन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। फैक्ट्स क्या था, द कोर्ट ऑफ वर्ड्स मैनेज्ड अ माइनर्स बिजनेस, मॉलोज मार्च एंड कंपनी सप्लाइड गुड्स एंड sued द कोर्ट ऑफ वर्ड्स
claiming they were partners and liable for payment. यहाँ पे जजमेंट क्या था? द कोर्ट हेल्ड दैट मेयर मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस डज नॉट क्रिएट पार्टनरशिप as there was no profit sharing or partnership agreement. The court of wards were not liable. अब यहाँ पे क्या होता है? The court of wards managed a minor, एक मैनेज करता है एक माइनर्स का बिजनेस को. सपोज कुछ माइनर्स ने मिलके एक स्टार्टअप कंपनी खोलते हैं, ठीक है. सपोज गेम बनाने के लिए, अभी तो कोई भी गेम बना सकता है, तो ये गेम बनाने का एक बिजनेस खोलते हैं, ठीक. तो कोर्ट्स एंड वार्ड्स जो थे वो हेल्प करते हैं इनको मैनेज करने में, ठीक है. तो मॉलोज एंड मार्च कंपनी सप्लाइड गुड्स एंड sued द कोर्ट. तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कुछ लॉसेस हो जाते हैं, तो ये बोलते हैं, मतलब कि मॉलो एंड मार्च एंड कंपनी क्लेमिंग दैट देयर पार्टनर्स वर लायबल फॉर पेमेंट, कि जितना नुकसान हुआ है उसके पार्टनर्स भी पेमेंट करेंगे, मतलब कि कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स. तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, द कोर्ट हेल्ड दैट मेयर मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस, क्योंकि यहाँ पे बस ये मैनेजमेंट कर रहे थे, डज नॉट क्रिएट अ पार्टनरशिप, कोई पार्टनरशिप क्रिएट नहीं करता है. एज देयर वाज नो प्रॉफिट शेयरिंग, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉफिट शेयरिंग था ही नहीं, वो तो बस मैनेज कर दे रहे थे. और पार्टनरशिप अग्रीमेंट, कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स वर नॉट लायबल. तो क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं था, कोई पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं था, तो इसीलिए ये लायबल नहीं हुए थे. Liability for holding out. If a person represents himself as a partner, he is liable for the firm's debt even if he is not an actual partner. अब यहाँ पे बोलता है कि अगर कोई पर्सन है जो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है पार्टनर की तरह, भले ही और तो वो लायबल हो जाता है जितने भी फर्म के डेब्ट्स होते हैं उसके लिए, भले ही वो एक्चुअल पार्टनर ना हो फिर भी वो लायबल हो जाएगा. अब यहाँ पे एक एग्जांपल है. A falsely tells a supplier that B is his partner. The supplier extended credits based on this claim. B is liable for repayment. अब यहाँ पे क्या बोलता है कि A जो झूठी बात बोल के सप्लायर को बोलता है कि वो B का पार्टनर है, तो जो सप्लायर होता है वो एक्सटेंड्स क्रेडिट बेस्ड ऑन दिस क्लेम, क्योंकि जो सप्लायर होता है उसको लगता है कि ये तो पार्टनर ही है उस फर्म का, तो वो क्रेडिट्स को एक्सटेंड कर देता है. तो अब यहाँ पे बी जो होता है वो लायबल हो जाता है रीपेमेंट के लिए. अब यहाँ पे एक केस लॉ है, स्कार्फ वर्सेस जार्डाइन. A retired partner remains liable if he fails to inform creditors about his retirement. Facts. Scarf and Smith were partners. Smith retired and Jaden joined, but no public notice of the change was given. A creditor, unaware of the change, supplied goods to the firm and sued both Scarf and Jaden. अब यहाँ पे क्या बोलता है कि स्कार्फ और स्मिथ करके पार्टनर्स बने. अब स्मिथ रिटायरमेंट ले देता है और उसके बदले जाइडन ज्वाइन करते हैं. अब यहाँ पे कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया था कि यहाँ पे एक चेंज हो चुका है, कि स्मिथ जो है वो छोड़ चुके हैं. तो creditor unaware of the change supplied good to the firm and sued both Scarf and Jaden. एक क्रेडिटर था जो अनअवेयर था ये चेंज का कि स्मिथ जो है वो रिटायर ले चुके हैं और उनके बदले जेडन ज्वाइन कर चुके हैं, तो वो क्या करता है, वो गुड्स को सप्लाई करता है फर्म में और sued both Scarf and Jaden. यहाँ पे जजमेंट क्या था? द कोर्ट हेल्ड that since the creditor dealt with the new firm without knowledge of Scarf's involvement, only Jaden, मतलब new partner, was liable. A retired partner is not liable for debts after retirement if the third party did not rely on their partnership. अब यहाँ पे क्या बोलता है? The court held that since the creditor dealt with the new firm without knowledge of Scarf's involvement, ओनली जेडन, मतलब जो न्यू पार्टनर था, वॉज लाइबल. अ रिटायर्ड पार्टनर, एक रिटायर्ड पार्टनर जो होता है वो लाइबल नहीं होते हैं डेब्ट्स के लिए आफ्टर रिटायरमेंट इफ द थर्ड पार्टी डिड नॉट रियरली रिलाई ऑन दैट पार्टनरशिप. अगर थर्ड पार्टी वो पार्टनरशिप पर रिलाई नहीं करते हैं तो वो लाइबल नहीं होंगे डेब्ट के लिए. Thank you. That's all for today's video. We will continue in the next lecture. Please like, share, comment and subscribe to our YouTube channel which is Nyay Shastra. Thank you.